देखो हमारा सेकंड यूनिट में दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई ई। यानी पहला टॉपिक था एरिया वेक्टर का, सदिश क्षेत्रफल का। वो अब इसी टॉपिक में काम में आएगा, इसलिए वो पहला वीडियो एरिया वेक्टर का डाला था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये आपको समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से, फाई ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ संबंधित है कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। हिंदी में मैं इसको लिख दे रहा हूं विद्युत फ्लक्स। आरबीसी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कोई भी आपके पास सरफेस है, बहुत आराम से समझना है डेफिनेशन को, यही है सब कुछ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ये लाइन समझ में आई, आपको ये लाइन एक समझ में आ गई, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि पूरा टॉपिक क्लियर है। पूरा टॉपिक नहीं, पूरा यूनिट क्लियर है, सिर्फ इसी लाइन पर टिका हुआ पूरा चैप्टर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये मैंने यूनिट फर्स्ट में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है, वो वाली, ठीक है। पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी वो संख्या हमें देखनी है कि कोई भी आपके पास सरफेस है, मतलब कोई आपके पास तल है, जैसे बोर्ड है, इसके लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। आपके पास कोई भी सरफेस है, चाहे वो गोलाकार है, चाहे बंधाकृति का है, कैसा भी सरफेस है, तो उसका लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, उसके लंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। उसके लंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर आपके पास ऐसी कोई आकृति है, सिलेंड्रिकल आकृति है, तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने एरिया वेक्टर ज्ञात करने की, दिशा ज्ञात करने के नियम बताए थे। तो ये बंद आकृति है, यानी क्लोज सरफेस है। अब आपसे ऐसे पूछे कि ऊपर वाली आकृति है, ये वाली जो मार्कर घूम रहा है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, तो आप किधर बताओगे? ऊपर की ओर। इसका एरिया वेक्टर किधर है? तो नीचे की ओर। इसका एरिया वेक्टर किधर है? इस साइड। इसका एरिया वेक्टर किधर है? इस साइड। यानी सदिश क्षेत्रफल की दिशा ज्ञात करने का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो जरूर देख लेना। पहले वो देखना तब फ्लक्स समझ में आएगा, उसके बगैर तो पूरा कुछ समझ में आएगा नहीं। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये बता दिया। एरिया वेक्टर विलंबवत ऊपर की ओर होता है, बाहर की ओर। तो कोई भी आपके पास सरफेस है, उसके लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। देखो एग्जांपल, लंबवत, एक बात की ध्यान रखना, लंबवत जो क्षेत्र रेखाएं लंबवत नहीं होंगी वो फ्लक्स में इंक्लूड नहीं होंगी। तो देखो हमारे पास ये एग्जांपल दे रहा हूं कोई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर सपोज करो कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ठीक है। ये ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। दूसरी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार जा रही है। तीसरी स्थिति में अब ऐसे कितने समझो एक बार, दो, यानी ये फर्स्ट स्थिति है, ये सेकंड। अब मैंने देखो क्या बता रहा हूं कि ऐसे कोई सरफेस रखा है, ऐसे ये परपेंडिकुलर है, समझ गए? ऐसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, इस साइड से, इधर से, और इधर जा रही है। तो इस सरफेस के कितने लंबवत हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो परपेंडिकुलर कितनी है, वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो देखो, और इससे गुजरनी चाहिए इसके अंदर से। अब ये लाइन है, एक, एक, दो, तीन और चार, चार लाइन, यानी ऐसे। अब इसके लंबवत कितनी गुजर रही है? इसके अंदर से, इसके अंदर से, तो इसके अंदर से दो टीनी गुजर रही है ना, तो एक गुजर रहा है ना चार गुजर रहा है। तो इसका फ्लक्स आप कितना लिखोगे? दो। क्यों लिखोगे? क्योंकि इस पृष्ठ के लंबवत कितनी रेखाएं जा रही है? इस पृष्ठ के लंबवत सिर्फ दो ही तो रेखाएं जा रही है। अब इससे पूछे तो ये पृष्ठ यहां रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी बढ़ गई, तो कितनी आ गई? एक, दो, तीन और ये चार। ये तो बाहर की ओर जा रही है ना, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है किसमें?
फ्लक्स में, यानी आपको वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं गिननी है जो सरफेस के क्या हो, लंबवत हो और उसके अंदर से गुजरती हो, यानी उसके अंदर से पास करती हो। यानी ऐसे मैंने लिखा तो इसके देखो 1 2 3 4, 4 इससे पास कर रही है, ऐसे 4 लाइन से पास हो रही है, ये लाइन इससे पास नहीं हो रही है, तो इसका फ्लक्स आप कितना लिखोगे 4। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, वो प्रोपोर्शनल समानुपाती किसके हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समानुपाती हो गया। यानी जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत हो जाएगी फ्लक्स उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर से समझो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के जितनी लंबवत होंगी उतना ही तो विद्युत फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाई ई किस पर डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, इस पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी विद्युत फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। अब देखो मैं दो आकृति बना रहा हूं और एक आकृति यहां बना रहा हूं। दोनों आकृतियां परपेंडिकुलर हैं, लंबवत है दोनों आकृतियां, यानी इस प्रकार लंबवत है दोनों आकृतियां, इस प्रकार दोनों लंबवत है दोनों आकृतियां, ठीक है। तो इससे देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां गई, एक इससे गई, एक इससे गई, एक इससे, ठीक है। यहां से देखो अब देखो इन दोनों आकृतियों में अंतर क्या है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये परपेंडिकुलर तो है, दोनों सरफेस परपेंडिकुलर है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर है, तो इससे कितनी लाइनें निकल रही है, देखो इससे लाइन निकल रही है 1 2 3, तीन लाइन इसको क्रॉस करके निकल रही है परपेंडिकुलर लंबवत, ठीक है। लेकिन इसको कितनी लाइनें क्रॉस करके निकल रही है, 1 2 3 4 5 लाइन। क्यों निकल रही है, क्योंकि इसका एरिया बढ़ा दिया हमने, एरिया बढ़ा दिया, इसका जो ये दो बाहर से जा रही थी ना, एक तो ये और एक ये किसके अंदर से जाने लगेंगे, समझ गए बात। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो एरिया पर भी डिपेंड करेगा। अगर छोटा एरिया आप ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम निकलेंगे इसके अंदर से, अगर एरिया आप बड़ा ले रहे हो, एरिया बड़ा तो जो बाहर की साइड से निकल रही है वो और अंदर से निकलेंगे, तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा क्या, एरिया बढ़ा लिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बढ़ा ना, देखो एरिया यहां बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 है, एरिया यहां छोटा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 3 है विद्युत फ्लक्स। तो फाई ई प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1 ही, ठीक है। अब आप इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो, यानी दो चीजों पर डिपेंड करके है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर निकलेंगे फ्लक्स भी बढ़ेगा, और जो एरिया अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो बनता है फाई ई इक्वल टू ई डॉट डीएस, ये इसका फॉर्मूला बनता है किसका, विद्युत फ्लक्स का। यानी ds क्या है, d फाई इक्वल टू ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश, पहला वीडियो में समझा दिया है क्षेत्रफल सदिश, उसमें है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स, ये इसका फॉर्मूला बना। आराम से समझ आता है, धीरे धीरे सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र तो आपको समझ में आ गया कि ये इसके साथ संबंधित है, ठीक है। जो एरिया है वो टोटल, जैसे आपके पास कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई सरफेस है, इसका टोटल का एरिया है s, टोटल का एरिया कितना है s है, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो इसको आप क्या बोलोगे, ds, यानी स्मॉल एलिमेंट, छोटा एरिया लिया तो इसका कितना लिया मैंने, ds, टोटल इसका एरिया कितना है s है इसका, लेकिन मैंने इस पूरे में से छोटा सा पार्ट काट लिया ds, तो ये भी तो वेक्टर ही है तो ये भी क्षेत्रफल ही, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, एक बार अल्पांश ले रहा हूँ, टोटल की बात नहीं करूंगा मैं, पूरा जो सरफेस है उसकी बात बाद में करेंगे, पूरे का बताने के लिए समाकलन है हमारे पास, समाकलन कर लेंगे तो टोटल का आ जाएगा इंटीग्रेशन के साथ। लेकिन अगर पूरे सरफेस में से टोटल क्षेत्रफल कितना है s, और उसका छोटा सा अल्पांश, ये अल्पांश
ये काट लिया, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ds से। तो ये फ्लक्स यहाँ पे एरिया कितना लिखा मैंने, ds, तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा, d फाई, क्योंकि एरिया आप l पे ले रहे हो, देखो क्षेत्रफल आप l पे ले रहे हो, क्षेत्रफल l पे ले रहे हो आप, तो विद्युत फ्लक्स भी तो l पे आएगा, यानी ये d का मतलब समझ गए ना, एरिया आपने स्मॉल लिया तो विद्युत फ्लक्स भी क्या आएगा, स्मॉल ही आएगा, है सब कुछ वही, ये एरिया है, ये विद्युत क्षेत्र है, एरिया को मैंने यहाँ ऐसे लिखा, इसको मैंने d ऐसे लिख दिया, तो यहाँ क्या लग गया, d, क्योंकि आपने एरिया स्मॉल लिया, क्षेत्रफल भी क्या, फ्लक्स भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना किसका, विद्युत फ्लक्स का, यानी कि अभी बताएं कैसे बनाए। लेकिन इसमें एक समस्या और है, वो क्या समस्या है कि ये डॉट कहां से आ गया या दिस गुना कहां से आ गया। अब देखो इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे, तो d फाई इक्वल टू यहां से कितना आया, d फाई इक्वल टू e ds cos थीटा, डॉट को टाइम तो cos थीटा आता है, अब ये डॉट क्यों आया ये भी बता रहे हैं। अब देखो ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल किसके बीच है, e और ds के बीच का एंगल है ये थीटा, ये थीटा किसके बीच है, e और ds, ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश है, e क्या है, विद्युत क्षेत्र है, थीटा क्या है, e और ds के बीच का एंगल है ये थीटा। अब देखो इस डॉट, ये डॉट मैं लगा रहा हूं, इसको हटाए तो मैंने क्या आया, cos थीटा है। अब ये डॉट कैसे है, इन तीन चीजों पर डिपेंड कर गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई की, वो तीन चीजों पर डिपेंड कर गया, कौन कौन सी पर, एक तो विद्युत क्षेत्रफल और दूसरा क्षेत्रफल सदिश पर और तीसरा कोण पर। यानी पहली बात मैं लिख रहा हूं विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, जितनी लाइन परपेंडिकुलर निकलेंगे पृष्ठ के तो विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, दूसरा एरिया पर डिपेंड करता है और तीसरा कोण पर, और कोण किसके बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, E और ds के बीच का कोण है, ठीक है। इन तीन चीजों पर विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है, ये बात आपको दिमाग में फिट करनी है। अभी एक कंफ्यूजन मैंने छोड़ा है कि ये डॉट और ये cos कहां से है, वो अभी बता दूंगा, लेकिन आप पहले आप क्या समझोगे, पहले आप ये समझो विद्युत फ्लक्स कहते कि किसे है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी किसी भी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जितनी लाइन ज्यादा होगी फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना भी फ्लक्स क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। मैंने यहाँ एरिया स्मॉल लिया, एरिया क्या लिया, स्मॉल, तो फ्लक्स भी क्या लिया, स्मॉल आएगा। अगर एरिया बढ़ाऊंगा, एरिया ज्यादा करूंगा तो फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा, वो बात की कंडीशन है। लेकिन हमने फॉर्मूला बना लिया विद्युत फ्लक्स का, कितना आया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, d फाई इक्वल टू e डॉट ds आ गया हमारे पास, फिर डॉट डायरेक्ट क्या है, cos थीटा है। अब इस फॉर्मूले को देखकर हम बता रहे हैं कि फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो विद्युत क्षेत्र E पर डिपेंड कर रहा है, एक एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एक कोण पर। ये कोण किसके बीच का कोण है, E और ds। न्यूमेरिकल के लिए ध्यान में रखना बात, ये जो तीसरा पॉइंट है न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा कि E और ds के बीच का कोण है थीटा। आपको कोण अलग अलग देंगे, आपको अलग करने के लिए यानी ट्यूशन में कंफ्यूज करने के लिए कोण दूसरा देंगे, लेकिन आपको कोण हमेशा कौन सा लेना है, E और ds, एरिया वेक्टर और क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के बीच का, विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का। अब देखो वो डॉट कहां से है, ये डॉट, ये cos थीटा। देखो आपके पास ऐसा कोई सरफेस है, फील लेना इसका थोड़ा आराम से समझना, ऐसा कोई सरफेस है आपके पास, ठीक है। अब इसका एरिया आप किधर बताओगे, एरिया, इस सरफेस का एरिया, एरिया वेक्टर सदिश क्षेत्रफल किधर बताओगे, ऐसे है, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब देखो ये ऐसे है, अभिलंबित पर अंदर की ऐसे परपेंडिकुलर है ये सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर आप बताओगे इधर ds वेक्टर, एक अल्पांश छोटा सा अल्पांश, ये टोटल का तो ऐसे, टोटल का एरिया कितना है ऐसे, लेकिन एक छोटा सा पार्ट में ds वेक्टर इधर आ गया, ठीक है। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से निकल रहा है थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर निकल रहा है, थीटा एंगल पर निकल रहा है। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, E और ds के बीच का, यानी E और ds के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखो
जब आप इस ई के कंपोनेंट करोगे, ये जो ई है इसके जब आप कंपोनेंट करोगे तो इसके कंपोनेंट क्या आएंगे, एक कंपोनेंट तो आएगा इसके परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट आएगा इसके हॉरिजॉन्टल। यानी आपके पास कोई भी सदिश है, ये सदिश आपके पास ये, इसके जब आप कंपोनेंट करोगे एक कंपोनेंट तो यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा, कोण के साथ हमेशा किसका होगा, cos का, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, a sin थीटा। ऐसे तो करते हो। ऐसे ही जब आप इसके कंपोनेंट करोगे किसके, e के, यानी e ऐसे है, इसके जब आप कंपोनेंट करोगे एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये किसका हो जाएगा, e cos थीटा, और ये किसका हो जाएगा, e sin थीटा। ऐसे ही तो होगा। तो देखो इसके जब आप कंपोनेंट करोगे तो कैसे आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहीं पर आ जाएगा ds के साथ। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये ds वेक्टर के साथ में क्या आ जाएगा, e cos थीटा, और ये क्या आ गया, e sin थीटा। अब इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि जब जिस क्वांटिटी के कंपोनेंट हो जाते हैं तब उसका रोल नहीं रहता, cos का sin का ही है। अब देखो ये प्लेन मैंने कैसे रखा था, इस ऐसे रखा था, इसका ds इधर हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट लिए आपने, दो, e cos थीटा e sin थीटा। अब यहाँ दिक्कत ये आती है हम कौन सा लें, तो यहाँ e sin थीटा नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, e cos थीटा। क्यों ले रहे हैं e cos थीटा, हम e cos थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो e cos थीटा कंपोनेंट है वो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर है। अब देखो परपेंडिकुलर कौन सा हो, जैसे मैंने सरफेस रखा, एक तो आया e sin थीटा इस साइड, एक आया e sin थीटा इधर, एक आया e cos थीटा इधर, और e इधर है बीच में, समझ लेना बात। यानी e cos थीटा, नीचे की ओर e sin थीटा, और बीच में कौन सा है, e, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो e cos थीटा e sin थीटा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर लेना है, लंबवत लेना है, लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा लेनी है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसके, e cos थीटा, जो किसके साथ में है, ds के साथ में है। ये है बात, लॉजिक ये है कि हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, e cos थीटा वाला, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, e sin थीटा ऐसे तो इसके पैरेलल है, तो इसलिए हम e sin थीटा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है फ्लक्स की, डेफिनेशन ये है कि जो लंबवत गुजरेगा विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत गुजरेंगे वही क्या होगा, फ्लक्स होगा। इस कारण मैंने यहाँ क्या लिखा, e cos थीटा, समझ गए बात, e cos थीटा मैंने इसी कारण लिखा। अब जब आप इस cos को हटाओगे, इस cos को हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, डॉट डॉट आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, e सदिश राशि है तो इस पर वेक्टर, ds सदिश राशि है तो इस पर वेक्टर, ठीक है। समझ गए कैसे है cos sin। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, देखो एक एग्जांपल और दे देता हूं, एक एग्जांपल आराम से देखो। मैंने ये कोई प्लेन बनाया यहाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेन है, सर्किल है ऐसे, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर एरिया वेक्टर होगा इसका, यानी सदिश क्षेत्रफल ऊपर की ओर होगा ds वेक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दूं यहाँ थीटा एंगल के साथ, ये लो, ये क्या है E, लेकिन हमें कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा लेनी है, कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा लेंगे हम, जो परपेंडिकुलर निकलेगी, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है ना, थीटा एंगल के साथ निकल रही है, तो थीटा एंगल किसके बीच है, E और ds के बीच, तो इसके कंपोनेंट करो, घटक करो, तो एक घटक इधर आएगा और एक घटक किसी रेखा पर आ जाएगा इसी के साथ, ये बीच में परिणाम है। तो देखो कोण यहाँ क्या बना, थीटा, तो ये क्या है e cos थीटा, और ये क्या होगा e sin थीटा। ये यूजलेस है क्योंकि लंबवत तो कौन सा है, लंबवत तो cos वाला है ना, हमें तो लंबवत लेना है परिभाषा के अकॉर्डिंग, हमें लंबवत लेना है ये e cos थीटा, ये तो इसके पैरेलल है, sin तो इसके पैरेलल है, हमें लेना कौन सा है, लंबवत। समझ गए बात, ये cos हम क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने क्या समझाया विद्युत फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने, इस प्रकार ये फॉर्मूला बनाया, क्या है d phi = e डॉट ds है। ये cos क्यों आया, ये प्रोसेस मैंने समझा दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आता है, घटक कौन सा आता है, cos का,
तो हमारे पास क्या बन गया E डॉट ds। किस चीज पर डिपेंड करेगा फ्लक्स? विद्युत क्षेत्रफल, एरिया पर और कोण पर। कोण किसके बीच? E और ds के बीच। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला आया है d phi इक्वल टू d phi, नीचे E है I E नीचे सफिक्स में E वेक्टर डॉट ds। ये तो परिभाषा फर्स्ट है। और परिभाषा तो आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, फॉर्मूला आपने निकाल लिया। अब आप परिभाषा और कैसे बना सकते हो कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, यानी विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश का यहाँ कौन सा गुणा हो रहा है? यहाँ अदिश गुणा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। परिभाषा नंबर 2। एक परिभाषा क्या थी? इस परिभाषा की सहायता से हमने यह फॉर्मूला बनाया। तो पहली परिभाषा क्या थी कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। एक परिभाषा ये थी हमारे पास। दूसरी हमने क्या बना ली? फॉर्मूले से, देखो फॉर्मूले से परिभाषा लिख सकते हैं हम E डॉट ds, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा, का अदिश गुणा क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ये परिभाषा नंबर 2। 2 नंबर परिभाषा है विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश का कौन सा गुणा? अदिश। अदिश क्यों आया, कोस क्यों आया, मैंने बता दिया। तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। 2 परिभाषा, ठीक है। परिभाषा आपको 2 ही ध्यान रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सदिश होता है या अदिश होता है फ्लक्स? अब देखो ये सदिश और ये सदिश, और गुणा कौन सा हो रहा है? अदिश। तो 2 सदिश राशियां होगी आपके पास। 2 सदिश राशियों का कौन सा गुणा हुआ? अदिश गुणा हुआ। हमेशा कौन सी राशि आएगी इधर? अदिश राशि आएगी, यानी स्केलर, स्केलर क्वांटिटी आएगी। जब 2 वेक्टर क्वांटिटी का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा तो कौन सी राशि आती है? स्केलर। तो फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्यों हुआ? क्योंकि 2 सदिश राशियों का कौन सा गुणा हो रहा है? अदिश गुणा। इस कारण कैसी राशि हुई है? अदिश राशि हुई है। यानी अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होगी? अदिश। परिभाषा मैंने कितने बता दी? 2। अब इसका मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, मात्रक क्या लिखोगे? मात्रक देखो, पहले यूनिट में मैंने विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताया न्यूटन बटे कूलम। क्षेत्रफल है तो इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। कौन सी सिस्टम में? एसआई सिस्टम में, या एमकेएस भी बोल सकते हो। इसकी विमा क्या होगी? फ्लक्स की, फ्लक्स की विमा। ये पहला पॉइंट मेन पॉइंट में लिखना, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। विमा क्या लिखोगे? फोर्स की m1 l1 t-2, चार्ज है नीचे, न्यूटन बटे कूलम, चार्ज, आवेश की विमा पहली यूनिट में 80, मीटर स्क्वायर के लिए l की पावर 2, तो क्या बन जाएगा? m1 l की पावर 3, l की पावर 3 और t की पावर -3 और a की पावर -1, तो ये क्या आ जाएगी? विमा आ जाएगी। m1 l की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। देखो विद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने अभी तक कितना बताया? 2 परिभाषा बताई है विद्युत फ्लक्स की, फॉर्मूला बताया है, अदिश राशि होती है, मात्रक बताया है, विमा बताई है, और ये किस पर डिपेंड करता है? विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? ये बात इंपॉर्टेंट। विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगा, एरिया पर निर्भर करेगा, एंगल पर निर्भर करेगा। एंगल किसके बीच है? ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, एंगल किसके बीच का एंगल है? E और ds के बीच का एंगल है। ये आपका क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, उससे और क्लियर होगा आपका ये टॉपिक।
अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1, ये हमारे पास कोई एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, ई। अब देखो इसका एरिया ऐसे है, ये ऐसे रखा है मैंने, ऐसे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे इधर से आ रही है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर प्लस 2 से, ठीक है। लेकिन इस एरिया का आपसे क्षेत्रफल सदिश निकालना होगा। क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, बाहर की ओर, ऐसे ऐसे होगा, यानी ई इस साइड हो गया और एरिया किधर हो गया, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। यानी ऐसे समझ लो, ये दूसरा मार्कर है, काम में लेंगे इसको, ये है, ठीक है। ई तो इस साइड हो गया, इस मार्कर की ओर, और एरिया किधर हो जाएगा इसका, बाहर की ओर, ठीक है। तो देखो इसका एरिया होगा बाहर की ओर, ds। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, d phi इक्वल टू e ds cos थीटा, एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, d phi इक्वल टू e ds cos 90, cos 90 कितना होगा, 0। तो d phi इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यानी इसका फ्लक्स कितना है हमारे पास, 0, क्योंकि एंगल निकाल लिया। एंगल किसके बीच है, e और ds के बीच। आप इसको देखकर भी बता सकते थे, इस डायग्राम को देखकर बता दो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, एक भी नहीं जा रही है। ये प्लेन ऐसे रखा मैंने और ऐसे लाइनें जा रही है सारी, इसके पैरेलल तो लाइन लंबवत का, लंबवत कब होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है इसमें ऐसे लंबवत, तब होता है वो फ्लक्स। अब तो सारी लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल वाली तो आएंगी नहीं, क्योंकि डेफिनेशन हमारी क्या थी, लंबवत गुजरने वाली बड़ी रेखाओं की संख्या, और फॉर्मूले से प्रूव कर दिया मैंने। दोनों चीज देखो, दोनों चीज को साथ में लेकर चलो। एक बात तो लंबवत की बल रेखा नहीं जा रही है, लंबवत बदलती जब ऐसे होती, अब तो ऐसे जा रही है, तो लंबवत नहीं है, तो यहीं से 0 हो रहा था। फॉर्मूले से निकाल के देख लो, यो ds के एंगल कितना है 90, तो फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने ये पृष्ठ ऐसे रख दिया, इसमें परपेंडिकुलर यानी इस प्रकार रख दिया, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, मैंने इस प्रकार इसको ऐसे रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही है, ये तो वही है, नहीं मैंने इसको इस प्रकार रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है वैसे, तो फ्लक्स कितना लिखोगे, d phi इक्वल टू e ds cos थीटा, ठीक है। अब इसका ds किधर होगा, अभी लंबवत बाहर की ओर, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। कौन सी पिक्चर है, 2D पिक्चर है, दो डायरेक्शन काम में आ रही है। वीडियो नंबर फर्स्ट देखना, सेकंड मिनट का, ऐसे यानी अभी लंबवत बाहर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं लेना है, ds इधर ही लेना है, ठीक है। इधर ds है, इधर कौन सा हो गया, e, तो थीटा इक्वल टू कितना आया, 0 डिग्री, तो d phi इक्वल टू कितना आ गया, e ds cos 0, तो d phi इक्वल टू e ds, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम अधिकतम, ठीक है। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताना, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसका आप सॉल्यूशन करके मेरे पास भेजोगे, इसका सॉल्यूशन करके मेरे पास भेजना है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें मैंने कोई क्यूब रखा है, ऐसे कोई भी एक क्यूब। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, या पहले क्यूब बना लेते हैं, और ये आप सॉल्यूशन करके इसका भेजो मेरे पास। अब इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, ऐसे, ठीक है। टोटल फेस कितने इसके, 6 ई। अब इसका आपको फ्लक्स बताना है, फ्लक्स कितना आएगा, फाइनाइट, कुल फ्लक्स कितना आएगा, ये फ्लक्स आपको इसका बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आप मेरे पास भेज देना, बाकी अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।